नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीएससी पीटी के फुल एंड सीरीज का यह 7वां वीडियो है और इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखें वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी पीटी वीडियो री एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ दर्शन दिया गया है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। योग दर्शन के संस्थापक जो है वो पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। कालीबंगा जुते हुए खेत, चन्नूदड़ो कांसे की नर्तकी मूर्ति, लोथल बंदरगाह, हड़प्पा समाधि R37। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कांसे की जो नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है वो चन्नूदड़ो से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और जुते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा जो है वो वर्तमान राजस्थान में स्थित है। लोथल जो है यह एक बंदरगाह था और समाधि जो R37 प्राप्त हुई है वो आपके हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 4 राजा दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे और अजातशत्रु जो है यह मगध का राजा था और यह बिंबिसार का पुत्र था और इसी ने 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में आयोजित कराई थी और यह हर्यक वंश का एक राजा था। बात करते हैं प्रसेनजीत की, तो प्रसेनजीत जो है यह कौशल का राजा था और इसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था और इसे राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है, एक शक संवत होता है, शक संवत होता है और यह जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ था और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछता है शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना है। तो टोटल हम लोग करेंगे तो यह 135 वर्ष आता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शक संवत और विक्रम संवत में अंतर, तो वह आपका 135 वर्ष आता है। यह दोनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न। लोग पंचमहल कहाँ स्थित है? प्रयागराज, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है और इसे अकबर ने बनवाया था और इसे ड्रीम इन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है पंचमहल को, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या लेनिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोखले जी ने। आते हैं अगला प्रश्न। लोग जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 68.8% आबादी जो है भारत की वह गाँव में निवास करती है। बाकी जो बचती आबादी है वो आपका 31.2% है। यह आपकी शहरी आबादी है भारत की और यह जो जनगणना हुई थी 2011 की, यह 15वीं जनगणना थी और वर्तमान में 2021 जो गणना है वो आपकी 16वीं जनगणना हो रही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग 11वीं अनुसूची में कुल कितनी विषयों का उल्लेख किया गया है? 26, 29, 22 या 32? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय जो है प्रदान किए गए हैं। इसका ऑप्शन बी है वह सही है।
एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था। और इसमें राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन जो है वह लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बंगाल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अगर इसमें दूसरा स्थान पूछा जाता है तो दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। कभी कभी यह प्रश्न जो है आरोही अवरोही क्रम में भी दे सकता है। तो पहला जो स्थान आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका पंजाब है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? 2.5%, 2.1%, 3.5% या 3.6%? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ था वो 3.6% जो है वह प्राप्त हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 27, 22 या 30? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, बोर्नियो, मेडागास्कर या बाफिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर यही प्रश्न आरोही या अवरोही क्रम में पूछता, तो अगर यह प्रश्न अवरोही क्रम में पूछता तो इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है, दूसरे स्थान पर आपका बोर्नियो आएगा, तीसरे स्थान पर मेडागास्कर और चौथे स्थान पर आपका बाफिन आएगा। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आरोही अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरे स्थान पर आपका बोर्नियो है, तीसरे स्थान पर मेडागास्कर और चौथे पर आपका बाफिन है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बीहड़ जो है भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? पेरियार, चंबल, कावेरी या सतलज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चंबल नदी के बेसिन में जो है वो बीहड़ बनते हैं। और बीहड़ जो है यह नदी संबंधी एक स्थलाकृति है। बात करते हैं चंबल की, तो चंबल यह आपकी यमुना की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम होता है वह एमपी से इसका उद्गम होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुद्रेमुख जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध खान है, आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो कुद्रेमुख खान है आपके कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है और यह एक लौह अयस्क की खान है। राष्ट्रीय आय बटे राष्ट्र की जनसंख्या किसके बराबर होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय आपको निकालना है तो राष्ट्रीय आय कुल और इसके बाद राष्ट्र की कुल जनसंख्या से अगर भाग दिया जाए तो आपको प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर जितने भी फुल फॉर्म दिए गए हैं आप सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यह फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट पूछा सकता है। ये जितने भी फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी से फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर, बंगलोर, प्रयागराज या करनाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति जो शुरुआत है वो वर्ष 1966 में हुई थी और भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है यहीं पर खुला था। और इसका जो नामकरण किया गया था वो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 2014, 2015, 2016, 2017? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसका आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए भीम ऐप का। यह भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है और इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या निगम कर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। बाकी सभी जो है वह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। आयकर, संपत्ति कर और निगम कर। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। एनपीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वह एनपीपी का पूर्ण रूप है और इसे हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है? राज्य सूची में, समर्थित सूची में, संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान में कुल 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, राज्य सूची, समर्थित सूची और संघ सूची। राज्य सूची में जैसे पुलिस है, अस्पताल, ये सभी राज्य सूची में आते हैं। समर्थित सूची में शिक्षा है, वन है, ये सभी आपके समर्थित सूची में आते हैं। और संघ सूची में आपके बैंकिंग है, देश की रक्षा है, संचार है और मुद्रा, ये सभी आपके संघ सूची में आते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है? आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 29 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह निहित है और इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. मुखर्जी मौलिक अधिकार उप समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी एस.सी. मुखर्जी जो थे वह मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि यह अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी जी थे। जे.बी. कृपलानी वह मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भारत का संविधान बनाने में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? आर्टिकल 105, आर्टिकल 112, आर्टिकल 108 या 118। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आर्टिकल 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके स्थान पर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और यह आर्टिकल 108 में निहित है। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 32 जूल, 22 जूल या 36 जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। चेचक एडवर्ड जेनर, डायनमो माइकल फैराडे, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, पेंसिलिन रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पेंसिलिन की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने नहीं की थी, बल्कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है और रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की है। बाकी सभी सुमिलित हैं। चेचक की जो खोज है एडवर्ड जेनर ने की है। डायनमो की खोज जो है, डायनमो का जो आविष्कार है वो माइकल फैराडे ने किया है। और डायनमो से संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। और रिवॉल्वर की जो खोज है, जो आविष्कार है वो आपका सैमुअल कोल्ट ने किया है। आते हैं अगला प्रश्न लो, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम या ब्रोमीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक ऋण विद्युतीय वाला तत्व है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटाइटिस या एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वह इंसुलिन के अधिक श्रावण से होता है। अगर इसकी कमी होती है तो मधुमेह होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर इंसुलिन की अधिकता होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, अगर कमी होती है तो मधुमेह होता है। ये दोनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विटामिन बी जो है वो जल में घुलने वाला विटामिन है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के सभी जो है ये आपके वसा में घुलने वाले विटामिन है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 6 वर्ष कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का। और हर 2 साल में जो है इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। त्रिपुरा
तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बांग्लादेश से जो है त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है, अर्थात उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से जो है त्रिपुरा घिरा है बांग्लादेश से। किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक समान होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो तापमान है वह एक समान होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वीडन की राजधानी आपको बताना है स्टॉकहोम, बर्न, रबात या मैड्रिड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी जो है वह स्टॉकहोम है। बर्न जो राजधानी है वह स्विट्जरलैंड की है। रबात जो राजधानी है वह आपकी मोरक्को की है। और मैड्रिड जो राजधानी है वह आपकी स्पेन की है। इन सभी राजधानियों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया था? 2000, 2004, 2010 या 2014? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 2010 में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस मनाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है और 2022 में जो मनाया गया है यह इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, पेरिस, द हेग या वियना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वियना में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। जिनेवा से कई प्रश्न पूछता है मुख्यालय से, जिनमें आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सभी जो है ये आपकी जिनेवा में स्थित है। पेरिस में जो है यह यूनेस्को का मुख्यालय है और पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है। बाकी द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय स्थित है द हेग में। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 16 सितंबर, 29 जुलाई या 24 मार्च? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल 52 टाइगर रिजर्व है। 53वां जो टाइगर रिजर्व यह आपका गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वह आपका बनेगा। बात करते हैं भारत में सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा भी आप लोग जान लीजिए, तो सबसे छोटा जो है वो बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में स्थित है वो सबसे छोटा है। और 2018 की जो बाघों गणना की गई थी इसके अनुसार भारत में कुल बाघों जो संख्या वह आपकी 2967 है। और जिनमें मैक्सिमम जो बाघ हैं वो आपके एमपी में है जहाँ पर 526 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में कुल 524 बाघ हैं। और भारत में टाइगर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जो 1973 में चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। बाकी अन्य जो डे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, टोडा, गोंड या थारू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भील जो जनजाति है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर दूसरी जनजाति पूछता है प्रश्न आपकी परीक्षा में तो आपकी गोंड जनजाति हो जाएगा। पहली भील है और दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वीवी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी, संतूर, सितार या वायलिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वायलिन। वीवी सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, कड़म मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कड़म मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था। और इन्होंने वर्ष 2000 में जो सिडनी ओलंपिक आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 अगस्त 2022 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित किया? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा उत्सव आयोजित किया था 2 अगस्त 2022 को।
इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, और यह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? विल स्मिथ, जे स्मिथ, जेन कैंपियन या टॉमस स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विल स्मिथ को दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब। यहीं पर तीन चीज़ और हम लोग जान लेते हैं। यह तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हुए, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म चुनी गई है वो आपकी कोडा फिल्म चुनी गई है, और सबने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह जेसिका चेस्टन ने जीता है। जेसिका चेस्टन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं ऑस्कर पुरस्कार 2022 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021, जिसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, यह किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली, मोहम्मद रिजवार, शाहीन अफरीदी या रोहित शर्मा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान के गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी, जिन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। इसका ऑप्शन सी है वह सही है। और श्रीलंका के भी अभी नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे जो बने हैं वह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैचलर डैड नामक जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? संजू वर्मा, राहुल रॉयल, तुषार कपूर या प्रभात कुमार? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तुषार कपूर ने बैचलर डैड नामक पुस्तक लिखी है। इसका ऑप्शन सी है वह सही है। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट के संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ मंत्री दिए गए हैं और उनकी दूसरी तरफ विभाग दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया जो है वो वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री नहीं हैं, बल्कि ये स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में हैं। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो मंत्री हैं वो आपके पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल जो है वो वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। बाकी आपके किरण रिजिजू जो हैं वो कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय जो मंत्री आपके शिक्षा मंत्री वर्तमान में आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और स्मृति ईरानी जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो है मंत्री हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए चौथा स्थान है भारत का एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इसमें कुल 26 देशों को रैंकिंग जारी की गई थी, और इसमें प्रथम स्थान जो दिया गया है वो आपका यूएस को दिया गया, अमेरिका को, दूसरे स्थान पर चाइना को, और तीसरा जो स्थान दिया गया वो आपके जापान को दिया गया, और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। इसका ऑप्शन ए सही है। धर्म गार्डियन 2022 सैन्य अभ्यास जो हुआ है वह किस राज्य में हुआ है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में आयोजित हुआ है धर्म गार्डियन 2022 सैन्य अभ्यास। और यह जो अभ्यास है यह भारत और जापान की सेना आपस में आयोजित की हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है किसे घोषित किया गया है? सूरत, चेन्नई, इंदौर या बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर जो है हर बार लगातार इधर जितने सालों में घोषित किया गया है उनमें आपका इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है, कुछ वर्षों को छोड़कर। इस बार भी इंदौर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में। आइए हम लोग देखते हैं मैथ के प्रश्न। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। अगर उसे 25% लाभ कमाना होता तो उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 25% हानि हो रही है, अर्थात 75% जो वैल्यू है वह आपकी 4200 रुपये के बराबर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 75% की जो वैल्यू होती है वह आपकी 3/4 होती है, अर्थात 3 की जो वैल्यू आपकी 4200 है। यहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 के भाग देंगे इसमें, ये आपका 14×3=42 हो जाएगा। और हमें 1 की वैल्यू पता चल गई 1400 रुपये, अर्थात हमें कॉस्ट जो पता करनी है तो कॉस्ट आपकी 4 से गुणा कर देंगे तो आपकी कॉस्ट जो आ जाएगी
वो 5600 रुपये आ जाएगी। 14 चौको 5600 रुपये। यहाँ पे वह कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, तो हम लोग 5600 का 125% निकाल लेंगे, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये आपके 7000 आ जाएगा। एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे 5600 को अगर 1/4 निकालेंगे हम लोग, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, तो इसमें 1400 हम लोग जोड़ देंगे तो भी आपका 7000 रुपये आ जाएगा। इसका 1/4 निकाल कर जोड़ देंगे, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 16 का वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 16 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 4 होगा, और 4 का वर्ग जो होगा वो आपका 16 होगा। इनका जो गुणनफल होगा आपका 64 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एक का मान आपको ज्ञात करना है। 999 सही 45/99 गुणे 99। देखने में छोटा सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न बनाया गया है। तो हम 999 को इस प्रकार से लिखते हैं 1000 माइनस 1 99 प्लस 45 गुणे 99/99। यह इसे से कैंसिल हो जाएगा, और इसका 99 का गुणा हम लोग 1000 में करेंगे तो आपका 99,000 हो जाएगा। फिर ये आपका 99 हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, और यहाँ पर इन लोग जोड़ लेंगे हम लोग, तो ये आपका 98,946 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए और हर को दोगुना कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त होगी वो 9/5/9 प्राप्त होगी। आपको मूल भिन्न बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसे हम लोग ऑप्शन सॉल्व करेंगे। हम लोग 8/9 ले रहे हैं, मान लीजिए 25% बढ़ाया जाए। अगर 8 का 25% बढ़ाया जाए तो आपका 8 का 25% बढ़ाया जाए, अर्थात यहाँ पे 100 कर देंगे हम लोग, और 25 से हम कैंसिल करेंगे, ये 4 ये 5 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, अर्थात 10 हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर हर को दोगुना कर दिया जाए, 9 का दोगुना आपका 18 कर दिया जाए, तो यह आपका 18 हो जाएगा। तो जो हमें भिन्न प्राप्त होगी वो 5/9 प्राप्त होगी, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 से, तो आपका 5/9 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन सी में प्रकार से दिया गया है। तो हम लोग इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप लोग दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 30 परिणामों का औसत 20 दिया है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 दिया है। आपको बताना है सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औसत निकालने के लिए 30 गुणे 20 करेंगे हम लोग, और प्लस 20 गुणे 30 कर देंगे, और टोटल संख्या कितनी है, 30 परिणाम यह है और 20 ये है, तो आपका 50 हो जाएगा। और 20 गुणे 30 आपका 600 हो जाएगा, और यही 20 गुणे 30 ये भी आपका 600 हो जाएगा, और हम 50 से भाग देंगे तो ये आपका 1200 हो जाएगा। 1200 हम 50 की भाग देंगे तो आपका 24 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यह कथन कारक से प्रश्न बनाया गया है। सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबड़ हैं। सभी जो पेन है वो पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबड़ हैं। कुछ पेंसिल जो है वो आपके रबर हैं। यहाँ पे आपको निष्कर्ष बताना है, कुछ पेन रबर हैं, कुछ जो पेन है वो रबर हैं, जो गलत बात है, और कुछ रबर जो है वो पेंसिल है, ये सही बात है। इस प्रकार जो है केवल 2 निष्कर्ष जो है वह निकलता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 5 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की है। सीमा को पूनम से ज़्यादा मिला है, सीमा को पूनम से ज़्यादा मिला है। किरण को सुधा से कम मिला है लेकिन सीमा से अधिक मिला है। यहाँ पर हम लोग किरण बना लेते हैं। किरण को सुधा से कम और सीमा से ज़्यादा मिला है। किरण को सुधा से कम मिला है, अर्थात यहाँ पर सुधा हो जाएंगे, और सीमा से कम प्राप्त हुआ है, सीमा से अधिक प्राप्त हुआ है। मोहिनी को पूनम से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, मोहिनी को पूनम से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, और सीमा से कम प्राप्त हुआ है। मोहिनी को सीमा से पूनम से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, अर्थात हम लोग यहाँ पर मोहिनी को रख सकते हैं। आपको बताना सबसे कम रुपए किसे मिला है, तो सबसे कम जो रुपए मिला आपको वो पूनम को मिला है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि घंटे की सुई उत्तर में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में होगी मिनट की सुई। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे
इस संख्या में से इस संख्या को घटाया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे इसका गुणक करके ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। 7 में से 2 घटे आपका 5 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो रहा है। इसी प्रकार से 17 में से 10 घटे तो आपका 7 हो जाएगा और 7 छक 42 हो रहा है। इसी प्रकार से इस संख्या में यहाँ से ये संख्या जो है इस संख्या में से यहाँ से घटाई जाएगी और इसका जो है गुणनफल 3 में किया जाएगा। तो क्या घटाया जाए, यहाँ पर हम 27 रख देते हैं। 27 में से 20 घटाया जाए तो आपका 7 प्राप्त होगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका सी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुभाष का जन्म 24 अप्रैल 1962 को हुआ है। आपको बताना है कि 20 अप्रैल को कौन सा दिन था। इसका हम लोग ट्रिक से लगाते हैं 144 025 036 और 146। ये आपका मंथ वाइज है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1900 जो होता है उसमें जीरो जो है वो हम रखते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग 20 को रखेंगे। 20 अप्रैल का हम लोग 0 रखेंगे। ईयर का हम लोग 0 रखेंगे। यहाँ पे 62 दिया गया, हम लोग 62 को रखेंगे। और 62 में कितने लीप ईयर्स होते हैं उसके लिए हम लोग 7 से भाग देते हैं। तो 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और भागे हम लोग 7 देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 20 और 8 28 जो 7 से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 62 में हम लोग 7 से भाग देंगे, जो बचेगा वही आपका दिन आ जाएगा। तो 7 8 56 और 56 6 62 हो जाएगा। और 6 को हम लोग शुक्रवार से डिनोट करते हैं। 6 को हम लोग शुक्रवार से डिनोट करते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपकी पहले डी आई है। यहाँ पर स्कूल ए दिया गया है और स्कूल बी दिया गया है और यह कुल 6 वर्ष का जो डेटा है वो दिया गया है। दिए गए अवधि में स्कूल ए में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत आपको बताना है। ए में 640, 800, 500, 700, 900 और 750। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा तो ये आपका 4290 आ जाएगा। और टोटल 6 वर्ष का है तो इसको हम 6 से भाग दे देंगे तो ये आपका 715 आ जाएगा। आप लोग भाग दे लीजिएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्कूल ए के लिए 2008 से 2009 तक उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2008 में ए स्कूल में 640 लड़के थे और बाद में ये आपके 800 हो गए। तो वृद्धि कितनी की हुई है, तो देख रहे होंगे वृद्धि आपकी 160 की हुई है और कितने पर 640 में। इसको हम परसेंट निकालेंगे तो 16 चौक 64 आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 25% जो है वो वृद्धि हुई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2012 में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2013 में स्कूल बी से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2012 में ए। 2012 में ए जो है वो 900 है और 2013 में भी आपके 480 हैं। इनका आपको परसेंट बताना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 900 बटे 480 गुणे 100 हम लोग कर देंगे तो इस से कैंसिल कर देंगे। ये लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा है और 200% जो है वो कम है। तो इसमें यही ऑप्शन है 187.5, ये ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आप लोग इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2008 में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2010 में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। 2008 में स्कूल ए में वह आपके 2008 में स्कूल ए में 640 हैं स्टूडेंट और 2010 में ए में वह कुल 500 स्टूडेंट हैं। तो वर्ष 2008 में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या 2010 से छात्रों को उपस्थित संख्या से ज़्यादा या कम। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है वो 140 ज़्यादा है और कितने से 500 से। इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे और 5 भाग 140 में देंगे तो आपका 28 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सभी 6 वर्षों में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल बी से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 640, 800, 500, 700, 900 और 750 इनको एक बार जोड़कर एक तरफ कर लेंगे। दूसरी तरफ 550, 820, 600, 750, 500 और 400 से एक तरफ कर लेंगे। तो ए को हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 4290 आ जाएगा और बी को हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 3700 आ जाएगा और इसको हम लोग घटा देंगे तो आपका 590 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सभी यहाँ पर एक नया चार्ट बनाया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि 5 अलग अलग स्कूल हैं और उनमें अलग अलग खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। पहला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं,
सभी 5 स्कूलों से हॉकी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो इसमें 3 खेल आपके हॉकी है, बास्केटबॉल है और खो खो है। तो सभी 5 स्कूलों में हॉकी वाला जो है आपका ये है 68 है, 80 है, 54 है, 50 है और 36 है। इनको हम लोग जोड़ते हैं। 36 50 आपका 86 हो जाएगा और 86 इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ते हैं। 80 68 54 50 और 36, 6 4 10 8 18 हो जाएगा। हासिल आपका 1 हो जाएगा। 8 1 9 9 6 15 15 5 20 20 5 25 और 25 3 28 जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्कूल 1 से बास्केटबॉल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या और स्कूल 3 से खो खो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के बीच अनुपात आपको बताना है। स्कूल ए में बास्केटबॉल, स्कूल 1 में बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी आपके 42 हैं और स्कूल 3 में खो खो, स्कूल 3 में खो खो जो है वो आपके 48 हैं। इनका आपको अनुपात बताना है। तो 42 अनुपात 48 कर लेंगे हम, तो 6 से भाग दे देंगे तो आपका 7 6 42 और 6 8 48, 7 अनुपात 8 आ जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सबसे अधिक खिलाड़ी किस स्कूल में हैं? टोटल हम लोग देखेंगे तो सबसे अधिक जो खिलाड़ी हैं वह आपके इस वाले स्कूल में है, अर्थात स्कूल 5 में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका 2 2 4 4 6 10, हासिल आपका 1 है। 7 1 8 8 6 14 14 3 8 7 15 15 3 18 190। सबसे अधिक जो छात्र हैं वो आपके स्कूल 5 में है और कुल 190 छात्र हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं इनसे सभी में कम ही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्कूल 4 से खो खो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या स्कूल 2 से हॉकी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? स्कूल 4 में खो खो में सब 32 खिलाड़ी हैं और स्कूल 2 में हॉकी जो है वो आपके 80 हैं। खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 32 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है? तो हम लोग 20 से कैंसिल करेंगे, वो 5 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा और यह 8 है और 8 5 40 हो जाएगा, 40% है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्कूल 5 से हॉकी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या का अगर 25% जो है महिलाएं हैं तो स्कूल 5 में पुरुषों की जो संख्या आपको बतानी है। स्कूल 5 में हॉकी जो खिलाड़ियों की संख्या वो आपकी 36 है। अगर हम लोग 36 का 25% निकालेंगे अर्थात 1/4 डायरेक्ट हम कर सकते हैं बेसिक से, ये आपका 4 या आपका 9 हो जाएगा। 9 खिलाड़ी जो महिलाएं हैं, बचे जो खिलाड़ी हैं आपके कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 27 जो खिलाड़ी हैं वह पुरुष खिलाड़ी हैं जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया गया है, इसमें आपको व्यय और बचत को दिखाया गया है। यहाँ पर आपका क्लोथ है, हाउसिंग है, सेविंग है, फूड है, एजुकेशन है और अदर्स दिया गया है। 70 अंश, 120 अंश, 36 अंश, 60 अंश, 54 अंश और 20 अंश दिया गया है। भोजन और बचत पर व्यय का अनुपात बताना है आपको। भोजन पर जो खर्च हो रहा है आपका 120 डिग्री खर्च हो रहा है और बचत आपका जो सेविंग हो रही है वो आपकी 60 डिग्री हो रही है। तो 120 और 60 डिग्री जो है ये से कैंसिल करेंगे आपका 2:1 हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। भोजन और बचत पर व्यय का जो अनुपात है वो आपका 2:1 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि शिक्षा पर व्यय आवास की तुलना में 1600 रुपये अधिक है तो आपको भोजन पर व्यय बताना है। सबसे पहले शिक्षा एजुकेशन पर जो खर्च हो रहा है वो आपका 70 डिग्री खर्च हो रहा है और आवास हाउसिंग जो खर्च हो रहा है वह आपका 54 डिग्री खर्च हो रहा है। तो इनका जो अंतर है वह 1600 रुपये बराबर है और यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो वह आपका 16 डिग्री बराबर आपका 1600 रुपये है। 1 डिग्री की जो वैल्यू आपको पता चलेगी वो आपके 100 रुपये 100 रुपये होगी। तो हमें भोजन पर प्राप्त करना है और भोजन पर जो खर्च किया जा रहा है वो आपका 120 डिग्री है। तो 120 में हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो आपका 12,000 आ जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि मासिक आय 36,000 रुपये है तो वार्षिक बचत कितनी होगी? तो जैसा कि आप जानते हैं टोटल 360 डिग्री होता है और 36,000 जो है वो आपके 360 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे इसको हम लोग। तो इसको 1 डिग्री वैल्यू में पता चलिए आपके 100 रुपये हो जाएगी
और यहाँ पर 100 यहाँ पर जो बचत हो रही है वो आपकी 60 डिग्री की है, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो हमें 1 मंथ की बचत प्राप्त होगी। 1 मंथ की जो बचत हमें मिलेगी वो आपकी 6,000 रुपये होगी। यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक बचत, तो इसमें हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो 12 छक 72,000 रुपये वार्षिक बचत आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। वार्षिक जो बचत होगी वो आपकी 72,000 रुपये होगी। परिवार ने कुल खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया है? शिक्षा जो है वह आपका 70% है। और इसमें पूछा जा रहा है परिवार ने कुल खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षा पर किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर टोटल जो है 70/360 गुणे 100 हम लोग कर लेंगे, 23 से कैंसिल कर लेंगे तो 700 में 36 के आप लोग भाग दे दीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 19.44 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सबसे ज़्यादा और सबसे कम खर्च का अनुपात क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है आपका फूड पर हो रहा है वह आपका 120 डिग्री है, और सबसे कम जो खर्च हो रहा है वो आपका क्लोथ वो आपका 20 डिग्री है। इन दोनों का हमें अनुपात बताना है, तो 120 और 20 का इसे कैंसिल कर देंगे तो आपका 6:1 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम खर्च का अनुपात 6:1 आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित तालिका को जो है ध्यानपूर्वक आप लोग अध्ययन कीजिए और इस पे जो प्रश्न बनाया गया उसका आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, स्टैटिक्स और जियोलॉजी। पहला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान और सांख्यिकी में ए द्वारा प्राप्त कुल अंकों और इन दोनों विषयों में एफ द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर आपको बताना है। मनोविज्ञान, ये आपका मनोविज्ञान है, ए में आपने 72 अंक प्राप्त किया है और इसके बाद सांख्यिकी में 88 अंक प्राप्त किया है। 72-88 को आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपका 160 हो जाएगा। दूसरा जो है एफ में, एफ भी इसी जो सब्जेक्ट में ऐड करेंगे तो ये आपका जो इसी सब्जेक्ट में आपका 84 है और दूसरा आपका 82 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 8 16 166 हो जाएगा, 166 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर आपको बताना है, तो इन दोनों का अंतर जो निकालेंगे हम लोग वो आपका 6 आ जाएगा। 166 में 160 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, समाजशास्त्र में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना होगा? समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, यहाँ पे 65, 58, 73, 65, 55 और 70, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये आपका आएगा 386 आ जाएगा। और टोटल 6 छात्र हैं, इसमें 6 से हम लोग भाग देंगे तो ये आपका 64 से 1/3 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दर्शन शास्त्र में 6 छात्रों द्वारा 75 में से प्राप्त औसत अंक कितना होगा? दर्शन, ये आपका फिलॉसफी है, 6 छात्रों द्वारा 75 में से आपका 65, 70, 57, 61, 76 और 78, इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका 407 आ जाएगा। और टोटल 6 छात्र हैं तो हम लोग 6 से भाग दे देंगे तो ये आपका 67.83 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और भूविज्ञान में ए द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? मनोविज्ञान में 72 है, अर्थशास्त्र में आपका 85 है और भूविज्ञान में 72 है। 72, 85 और 72, इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो यह आपका 229 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सभी विषयों में मिलाकर सी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? सी का औसत सभी विषयों में मिला लिया जाए तो कितना होगा? तो टोटल हम लोग करेंगे तो आपका 395 आएगा। और टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है, इनको हम लोग भाग देंगे तो ये आपका लगभग 65% आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपका हिंदी सेक्शन से प्रश्न बनाया गया है, आदि और आदि का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है, आदि का जो अर्थ होता है वो आरंभ होता है और आदि जो अर्थ होता है वो आपका पीड़ा होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन सही है। सम्मान में संधि आपको बतानी है, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि या व्यंजन संधि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी व्यंजन संधि है। सम्मान में तुलसीदास जो रचना है, इसकी रचना किसने की है? सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास की रचना की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। विधि का विलोम आपको बताना है, पुराना, सिख, छली या निषेध। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी निषेध होता है विधि का विलोम। इसका ऑप्शन डी है वह सही है।
हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 2? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 2 प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। ये आपके हिंदी सेक्शन से जो पैसेज बनाया गया है, पैसेज आप लोग पूरा रीड कर लीजिए, वीडियो रोक लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसना, जलाना या नाचना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जलाना है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लक्ष्य होगा। ध्येय का जो अर्थ होता है वो आपका लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई है? यहाँ पे ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। खिल्ली उड़ाई गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, फिजूल खर्च। अपव्यय का जो अर्थ होता है वह फिजूल खर्च होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताना है, ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या अपव्यय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इसका जो शीर्षक होगा वह ईर्ष्या होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह आपका दूसरा पैसेज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम जो शब्द है वह अनुपसर्ग से नहीं बना है। बाकी अनुपकार, अनपढ़, अनुपयोगी जो शब्द हैं ये सभी अनुपसर्ग से बने हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसे आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तब मनुष्य सुखी कहा जा सकता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वैभव का आपको विलोम बताना है, दरिद्रता, शक्ति, संपदा या धन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दरिद्रता होती है वैभव का विलोम। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, दयालु और सच्चरित्र हो। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है अनुत्तरदायी बनाना। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं होती है अनुत्तरदायी बनाना, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ये आपका इंग्लिश सेक्शन प्रश्न बनाया गया है। ये इंग्लिश का पैसेज है, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए। इसकी साइज थोड़ा छोटी कर दीजिए। हाँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। फॉर व्हाट डिड मिस्टर हवलदार विन द ऑस्कर? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है फॉर टेक्निकल अचीवमेंट, इसका सही आंसर है। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। वेयर डिड मिस्टर हवलदार ग्रेजुएट फ्रॉम? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है IIT खड़गपुर। 98 ऑस्कर आर गिवन बाय, ऑस्कर जो दिया जाता है वह अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर US द्वारा दिया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। डिसएडवांटेज का विलोम आपको बताना है। डिसएडवांटेज का जो विलोम बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एडवांटेज इसका सही आंसर होगा। डिसएडवांटेज को जो अर्थ होता है वो आपका हानि होता है, और इसका जो विलोम होगा वो आपका एडवांटेज होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। परमानेंट का सिनोनिम्स आपको बताना है। परमानेंट का मतलब होता है अस्थायी, शाश्वत, और इसका जो पर्यायवाची होगा वो आपका इटर्नल होगा। इसका भी अर्थ आपका शाश्वत होता है। इस प्रकार हम लोग टोटल 100 प्रश्न देख चुके हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।